नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। सावन के अंतिम सोमवार को हर हर महादेव संघ द्वारा आयोजित भजन संध्या में भोजपुरी की प्रख्यात गायिका कल्पना पटवारी ने भगवान शिव के भजनों से शहरवासियों को किया मंत्रमुग्ध। भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका कल्पना पटवारी मंगलवार को पत्रकारों से हुई रूबरू। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही। जमशेदपुर की ब्रह्मा कुमारीज ने पत्रकारों को एवं विभिन्न संस्थाओं की महिलाओं ने फौजी भाइयों की कलाइयों पर बांधी राखी। जमशेदपुर में भोजपुरी की प्रख्यात गायिका कल्पना पटवारी ने अपने स्वर का जादू बिखेरा। वहीं हमसे भंगिया ना पिसाई ए गणेश के पापा गीत गाकर लोगों को झुमाया। हर हर महादेव संघ की ओर से सावन के आखिरी सोमवार पर साक्षी गुरुद्वारा मैदान में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में भोजपुरी की प्रख्यात गायिका कल्पना पटवारी ने अपने स्वर का जादू बिखेरा। कल्पना पटवारी के स्टेज पर पहुंचते ही भक्तों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद कल्पना ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को समर्पित गीत जेकर नाथ भोलेनाथ ऊ अनाथ कैसे हुए गीत की प्रस्तुति की। इस गीत के माध्यम से कल्पना ने भगवान भोले शंकर का गुणगान करते हुए भक्तों में यह उम्मीद जगाई कि उनके साथ भोले बाबा हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद उन्होंने हमसे भंगिया ना पिसाई ए गणेश के पापा हमके घुमा द देवघर नगरिया भजन पेश किया। वहीं लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। इस भजन संध्या में राजनीतिक दलों के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान दर्शकों को बैठने से लेकर उनके लिए अन्य जरूरी इंतजाम किए गए थे। साथ ही भजन संध्या में आए लोगों के बीच भोग का वितरण भी किया गया। लोगों को अपने भजन गायन से झुमाने वाली गायिका कल्पना पटवारी मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। कल्पना ने कहा कि इसके पूर्व वह साल 2018 में जमशेदपुर आई थी। इन 5 सालों में शहर में वही सभ्यता देखने को मिली। हर हर महादेव सेवा संघ के इस कार्यक्रम में कई कलाकार आए, पर उनमें से ज़्यादातर भोजपुरी गायक ही थे। साल 2002 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज 20 सालों बाद जीवन को देखने का नज़रिया बदल चुका है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में काफ़ी पीछे है। आज साउथ की फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो रही हैं, पर भोजपुरी को भारत में ही पूरी तरह से तरजीह नहीं दी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल न होना है। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल न करवा पाना हमारी नाकामयाबी है। कई बुद्धिजीवियों ने इसके लिए आंदोलन भी किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तक भोजपुरी को अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक इसे अपनी पहचान नहीं मिल पाएगी। कल्पना कहती है कि एक दौर था जब लोगों को मुकाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, पर आज सोशल मीडिया के दौर में स्ट्रगल खत्म सा हो गया है। लोग सोशल मीडिया में अपना हुनर दिखाकर फेमस हो रहे हैं। वहीं बात की जाए भोजपुरी में अश्लीलता की, तो जो लोग ऐसे गाने बनाते हैं उनमें शिक्षा की कमी होती है। उन्होंने माना कि कुछ गाने उन्होंने भी ऐसे गाए हैं, पर बाद में एहसास होने पर उन्होंने ऐसे गाने गाना बंद कर दिया। राजनीति को लेकर कल्पना कहती हैं कि अगर राजनीति में जाने का मौका मिला तो ज़रूर जाना चाहूँगी और सबसे पहले अपनी भाषा के प्रति कुछ करूँगी। जमशेदपुर ख़ास है मेरे लिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ, बहुत बहुत ख़ास है। और पूरे यात्रा को जब देखती हूँ, पीछे मुड़ के 20 साल की यात्रा, उसमें जमशेदपुर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इमोशनल एक जगह है मेरे दिल में। मैं राजनीति में ऑलरेडी मैं पहले 2018 में मैंने पटना में ही बीजेपी में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद कोरोना काल जब आया, जब देखा कि जो हमारे जो गणेश के पापा सुनने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो हमारे प्रकृत जो लिसनर्स हैं, वो लोग जब दिल्ली से पैदल चलते वो जब छवि देखा, और पॉलिटिकली मैं एज एन आर्टिस्ट हम लोग सेंसिटिव होते बहुत दुखी हो गए थे। और यूपी बिहार ने जिस तरह से मतलब रास्ते में कम से कम उन लोगों को पानी खाना का व्यवस्था तो इतना तो कर सकते थे, वो सब मुझे मैं बहुत आहत हुई और फिर मैं निकल आई उस पार्टी से। लेकिन फिर असम गई तो असम में असम गण परिषद एक बहुत पहले ये
आंदोलन करके एक दल बना था और वहाँ से मुझे टिकट दिया गया, तो मैं विधानसभा भी लड़ी थी। हालांकि मित्रता बीजेपी से था, तो एक मुस्लिम बहुल इलाका में मुझे टिकट मिला था, तो मैं सेकंड ही आई। 1,20,000 मुस्लिम वोट था और हमारा 60, क्योंकि राजनीति में तो ये बात करना ही होगा, 60,000 या 62,000 जैसा हिंदू वोट था, तो मुझे 50,000 के आसपास का वोट मिला। लेकिन बहुत गांव तक वापस तक पहुंचने का, एक संगीत के जरिए पहुंचना और एक पैदल आप जो गांव के समाज के एकदम अंदर गए, तो वो बहुत ही अलग एक मेरे ऊपर इम्पैक्ट हुआ। और मैं समझती हूँ राजनीति में आके मुझे अभी भी राजनीति में बहुत ज़्यादा ये है, और कि लेकिन उस आहिला है, वो एक टूल है, उस टूल को कैसे मैं इम्पैक्ट करके काम करूँ, तो मैं भी राजनीति में रहूँगी, मुझे ऐसा लगता है। भोजपुरी को लेके मैं सही मायनों में जो इंटरनेशनली विज़न है वो ग्लोबल विज़न को रखती हूँ। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं गई, मैंने भाग लिया कल्चरल प्रोग्राम में, वहाँ भी छठ से शुरू किया पैसिफिक ओशन के सामने। मेला फेस्टिवल नॉर्वे में हुआ, वहाँ भी भोजपुरी बिरहा को नहीं छोड़ा। कोक स्टूडियो, एमटीवी कोक स्टूडियो में जब पहली बार मैं राजस्थानी गाई, तो एक आर्टिस्ट को कोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म में हर किसी को गाना होता है, मतलब वो एक बहुत बड़ा मंच है और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की सेलिब्रेशन है। तो राजस्थानी गाई, अपने लिए अच्छा लगा कि कल्पना आप कोक स्टूडियो पहुंच गए, पर मन में मलाल था कि मैं भोजपुरी को लेके नहीं पहुंची, जो मेरा परिचय है। तो अगले ही 2015 में कोक स्टूडियो में मैं गाई थी कि राम गैले जोगिया लखन भाई रगिया की दोनों भैया हो गए फकीर, अगरबा में डाल होले तुलसी जी के मलबा है, और ये बिरहा का एक फॉर्म है। तो ये बिरहा एमटीवी कोक स्टूडियो में गुंजा और बहुत दूर तक। अफ्रीकन म्यूज़िक जो स्टाइल है उसके साथ ये बिरहा आया, भोजपुरी है लेकिन जो प्रेजेंटेशन है अफ्रीकन ग्लोबल म्यूज़िक के साथ आया। तो मेरा विज़न वही है। अब मैं अगर भिखारी ठाकुर जी पे भी काम कर रही हूँ, जो लुप्त हो गया वो चीज़ को लाई सामने, लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि नहीं, भिखारी ठाकुर की जो थिंकिंग है शायद अब हिंदी ट्रांसलेशन में भी होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या लिखा। तो बहुत सारे ऐसे सपने हैं भोजपुरी को लेके, विज़न है। और भाषा, बस एक बाधा ये है कि भोजपुरी भाषा नहीं बन पा रहा है, भाषा की दर्जा नहीं मिल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये बहुत एक सीरियस मुद्दा है। आई थिंक अब हर किसी को, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर हर किसी को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। आप अपने बारे में नहीं सोचे, आपके अगला जो पीढ़ी है उनके लिए भी सोच के जो लैंग्वेज की आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भोजपुरी को भाषा की प्राप्ति हो ताकि हम लोग और इंटरनेशनली उस विज़न को, उस सपने को साकार कर पाए। भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे रक्षाबंधन से पूर्व शहर के कई संस्थान की महिलाओं ने शहर के पत्रकार भाइयों और देश की रक्षा करने वाले जवानों की कलाई में राखी बांधकर भगवान से उनकी रक्षा करने, उनके स्वस्थ जीवन व लंबी आयु के लिए कामना की। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज बहनों ने शहर के प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल सहित अन्य पत्रकारों को राखी बांधकर भगवान से उनकी लंबी आयु के लिए कामना की। उधर दूसरी ओर मंगलवार को शहर के कई संस्थानों की महिलाओं ने सोनारी स्थित आर्मी कैंप पहुंचकर देश की रक्षा करने वाले जवानों को राखी बांधकर उनके जीवन की रक्षा व उनके परिवार में सुख शांति के लिए भगवान से कामना की। मौके पर ब्रह्मा कुमारीज की आभा दीदी ने बताया, इस वर्ष रक्षाबंधन के पूर्व शहर के पत्रकारों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। उन्होंने बताया, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और अच्छा बनाने के लिए हम सभी परमपिता परमात्मा के संरक्षण में आए और उनसे शक्ति को प्राप्त कर अपने जीवन को सुरक्षित बना सके। वहीं सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की संरक्षक सह समाज सेवी रानी गुप्ता ने बताया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमशेदपुर सैन्य शिविर में विशेष उत्सव पूर्वक माहौल में भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के पूर्व खुशी खुशी देश की रक्षा की सेवा में अनुमूल्य योगदान देने वाले सैनिकों व अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके मंगल की कामना की। मौके पर उपस्थित सैनिक अधिकारियों एवं सैनिकों ने भी उपस्थित बहनों का उचित सम्मान करते हुए इस त्योहार को मनाया। उन्होंने उपस्थित बहनों को उपहार देकर सम्मानित किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर के द्वारा आज प्रेस क्लब के सभी भाइयों को
राखी बांधी गई और रक्षाबंधन का संदेश दिया गया कि रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्यौहार है भाई बहन के बीच का, लेकिन इसे और भी सुंदर बनाने के लिए समय की मांग है कि हम सभी उस परम रक्षक परम पिता परमात्मा के संपर्क में आएँ, उनकी छत्र छाया में आएँ और उनसे हम सच्ची शक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, खुशनुमा बनाएं, शांतिमय बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाइयों के साथ मनाया गया। सोनारी कैंप में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें देश विदेश और हर शहरों से यहाँ आर्मी भाई सिपाही रहते हैं, जो वो अपने घर छोड़कर, परिवार छोड़कर देश की रक्षा के लिए वो यहाँ पर अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। इसलिए हम लोग हर रक्षाबंधन के दिन इनको राखी बांधते हैं और भगवान से हम लोग दुआ करते हैं कि ये हमेशा सही रहे, सुरक्षित रहे, भगवान इनकी मदद करे। जिस तरह ये हमारी देश की हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह हम भगवान से कामना करते हैं कि ये हमेशा सुरक्षित रहे। गम्हरिया बेसिक स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया बेसिक स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र शुभंकर मंडल की स्कूल के समीप ही बने एक गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि छात्र टिफिन ब्रेक में स्कूल से बाहर निकला था। इसी दौरान स्कूल के पास ही बने एक गड्ढे में फिसलकर वह गिर गया। बताया जाता है कि विगत दिनों हुई बारिश के कारण गड्ढे में पानी भरा था, जिसमें वह डूब गया। विद्यालय के अन्य बच्चों द्वारा इसकी सूचना विद्यालय के शिक्षकों को दी गई। इसकी सूचना मिलते ही विद्यालय प्रबंधन, स्थानीय पूर्व पार्षद ममता बेद समेत कई ग्रामीण वहां पहुंचे और बच्चे को गड्ढे से निकालने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद छात्र को गड्ढे से निकाला जा सका। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां चिकित्सकों द्वारा छात्र का इलाज प्रारंभ किया गया, किंतु तब तक उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। ये बड़ा गम्हरिया राजकीय बुनियादी विद्यालय का मामला है। इसमें हम लोग को जहाँ खबर मिला है कि स्कूल का बच्चा जो टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट का अंदर में एक गड्ढा खोदा गया था, जिसमें वहाँ पर डूब के मारा गया। तो प्रिंसिपल का द्वारा बोल रहा कि टिफिन का द्वारा ये लोग निकला है। टिफिन से जब निकल गया बच्चा और टिफिन ख़त्म होने के बाद भी बच्चा का मतलब आता पता नहीं चला, इसका कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल का ही लापरवाही के कारण आज बच्चा जवान लड़का चल गया, जिसका जो भास्कर नगर में एक मनोरंजन मंडल की क्या इस तरह का मंडल लड़का है जो डेथ कर गया। तो इसमें इससे पहले भी हम लोग बात हम उठाए थे, जो बात को हमारा गौर नहीं किया। इसमें जब बाउंड्री हो रहा था तब भी हम बोले थे कि बाउंड्री वॉल को पूरा किया जाए। सीआरसा से भी हम बात किए थे कि आधा अधूरा इस तरह का बाउंड्री करके नहीं छोड़ना चाहिए। आज जो घर का जो तोड़ा था पुराना वाला जो बिल्डिंग, वो ईंटा भी रूम का अंदर में रखा गया है। अगर सब बेच दिया गया और जो वहाँ का जो बिल्डिंग का जो रॉड फट था वो भी बेचा गया। तो सोचिए कि किस तरह का यहाँ पर लापरवाही का काम हो रहा है। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में सत्र 2022-23 के लॉ के छात्र छात्राओं का इंडक्शन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य समेत कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी मुख्य रूप से मौजूद थे। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज का इतिहास 70 वर्ष पुराना है। इस कॉलेज से पढ़कर निकले छात्रों ने न्यायाधीश से लेकर राजनेता, मुख्यमंत्री तक का सफर पूरा किया। आज 2022 और 23 सत्र के छात्रों का इंडक्शन मीटिंग का आयोजन कॉलेज परिसर में किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ पूर्व के विद्यार्थियों ने अपने अनुभव को विद्यार्थियों के साथ साझा किया, साथ ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज 70 वर्ष पुराना है और यह कॉलेज यहाँ से बहुत सारे न्यायाधीश बने, बहुत सारे नेता बने, बहुत सारे मुख्यमंत्री भी बने यहाँ से। और यहाँ की एक बहुत महत्वपूर्ण गरिमा है इस महाविद्यालय की। और मुझे विश्वास है कि जो नया सत्र शुरू हो रहा है, इसमें भी बहुत सारे मेधावी छात्र हमारे विभिन्न क्षेत्रों में आगे अपना प्रतिभा दिखाएंगे और ये कॉलेज अपनी गरिमा जो पहले से बना के रखा है उसकी गरिमा में 4 चांद और लगेगा। ये 22-25 सत्र का इंडक्शन क्लास है। इसमें सारे बच्चे बड़ी उम्मीद से आए हुए हैं जो लीगल एड देने के लिए जनता को अपने को निपुण करें, लॉयर बने। और हम लोग यहाँ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देने आए हुए हैं। ये महाविद्यालय लॉ कॉलेज का जो है
इसका बहुत स्वर्णिम भविष्य है, आगे बढ़ेगा ये, और इसका अपना भवन ही बहुत लाजवाब होगा, कुछ वर्षों में ही हो जाएगा। और यहाँ के जो बच्चे एलुमनी होंगे यहाँ के, वो गर्व महसूस करेंगे कि मैं जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। मेजर ध्यानचंद के 118वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर टाटा स्टील के द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटर कॉलेज हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फिरोज खान ने बताया, 22 बॉयज और 19 गर्ल्स की टीम प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद क्या थे और ओलंपिक में कितना मेडल जीते हैं, इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया, खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। टाटा स्टील के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में सभी स्कूल के युवक और युवतियों ने मिलकर बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। मेजर ध्यानचंद का आज 118वां बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज उत्साह का माहौल है। इस अवसर में टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत सारा इवेंट करा रहा है, जिसमें ये इंटर स्कूल हैंडबॉल चैम्पियनशिप भी हो रहा है। इसमें करीब 22 बॉयज़ और 19 गर्ल्स की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। मैक्सिमम स्कूल जमशेदपुर के जितने हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा माहौल है, लड़की और लड़कों में सभी मिल के एक उत्साह का माहौल है। उनको बताया जा रहा है मेजर ध्यानचंद क्या थे और ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल उन्होंने लिया, उनके इतिहास के बारे में इन बच्चों को बताया जा रहा है। तो ये पूरा देश इसको उत्साह के अवसर पे देख रहा है, तो हम लोग भी तो इस उत्साह के मौसम में टाटा स्टील कभी पीछे नहीं रहा है। तो इस मौके पे टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इंटर स्कूल हैंडबॉल टूर्नामेंट करा रहा है और मैं फिरोज खान, इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर, इंटरनेशनल कोच और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत। श्री श्री वीर बजरंग अखाड़ा कुम्हारपाड़ा सोनारी द्वारा आज गर्भवती महिलाओं के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सत्य साई संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने अपना योगदान दिया। इस अवसर पर डॉक्टर रोहिणी ने बताया कि यहाँ की महिलाएं सब एनीमिया से पीड़ित हैं। इनका हीमोग्लोबिन मात्र 8 से 9 है। उन्होंने बताया कि इन्हें कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली लेनी चाहिए। यहाँ आंगनबाड़ी में उन्हें नहीं मिलता है तो वह अस्पताल में आकर लें। आंगनबाड़ी में टिटनेस का भी इंजेक्शन नहीं है। यहाँ की महिलाओं का वजन काफ़ी कम है, इन्हें सही खान पान की भी आवश्यकता है। वहीं अखाड़ा के पदाधिकारी ने बताया कि हम लोगों का प्रयास है कि गर्भवती महिला का पूरे 9 महीने तक निःशुल्क इलाज हो और प्रसव के समय उनके साथ आए अटेंडर का भी हम लोग खाने और रहने की व्यवस्था अस्पताल में करेंगे। महिलाएं हैं जो कि बहुत ही गरीब घर से रहती है, ठीक से आंगनवाड़ी में आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ भी नहीं मिलती है जो कि मिलना चाहिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में, और टेटनस इंजेक्शन वगैरह भी नहीं मिलता है इन लोगों को। ठीक से इन लोगों को जागरूकता भी नहीं है कि यहाँ जैसे अस्पताल है जहाँ पे सबको मुफ्त में इलाज वगैरह हो रहा है और सुविधाएं उपलब्ध है। सबका वेट भी इतना कम है, खाना पीने में दिक्कत है और सबकी सारी महिलाएँ यहाँ पर एनीमिक है। जितना भी हीमोग्लोबिन सबका 8 से 9 ग्राम ही है। तो यहाँ पर सब हम लोग इसीलिए आयरन टैबलेट और कैल्शियम लेकर आए ताकि महिलाएं कम से कम 15-20 दिन तक वो आयरन कैल्शियम वो ले और अस्पताल आए जहाँ पर उनको और सुविधाएं मिल पाएंगी। ये हमारा श्री श्री वीर बजरंग अखाड़ा सिनेमा देवाल कुम्हारपाड़ा सोनारी की तरफ से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है हमारे क्लब द्वारा, और इसमें सत्य साई जो हॉस्पिटल है, इसमें जो गर्भवती महिला है उनको पहला दिन से 9 महीना तक, जब तक उनका डिलीवरी नहीं हो जाता है कम्प्लीटली, वो अस्पताल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट होगा, और डिलीवरी होने तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सुविधा मिलेगी। और डिलीवरी के समय हॉस्पिटल में जब एडमिट करेंगे उनके साथ जो अटेंडर रहेंगे उनको भी रहने का, खाने पीने का हॉस्पिटल में इंतज़ाम किया जाएगा। और हम लोग चाहते हैं जितने भी गरीब महिलाएं हैं, अगर प्रेग्नेंट के समय में उनको सही तरीके से इलाज ना हो, सही तरीके से खान पान ना हो, तो फिर बच्चे को काफ़ी जैसे स्वस्थ होना चाहिए वैसा बच्चा स्वस्थ नहीं हो पाता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में
काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम होता है। तो इसी प्रयास से हम लोग अपना कमेटी के तरफ से आयोजन किया गया है। इसके बाद भी और भी हम लोग मेडिकल कैंप लगाएंगे और भी दूर दूर तक प्रचार करेंगे ताकि गरीब महिला को इसका लाभ मिल सके, गर्भवती महिला को। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।